एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न एजुकेशन। आज हम लोग हिंदी भाषा का परिचय, उसका इतिहास और उसके बहुत प्रमुख कवियों, साहित्यकारों, इतिहासकारों के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है, ये जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है। इसको देखिए ध्यान से, ये नोट्स है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा भाष धातु से बना हुआ है, जिसका भाष धातु का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है दूसरों के सामने प्रकट करना। और प्रकट हम कैसे कर सकते हैं? 3 प्रकार से: लिखित, मौखिक, सांकेतिक। ठीक। भाषा कैसे बनती है? भाषा से बनती है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? कंपन से बनने वाली जो भी चीज होती है, वो है ध्वनि। ध्वनि का सार्थक रूप क्या होता है? वर्ण। ठीक है। और अगर इसको नियम लगा के शुद्ध प्रयोग किया जाए, तो जो जिस नियम का इस्तेमाल किया जाएगा उसे कहेंगे व्याकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत। संस्कृत देखिए, ये वैदिक और साहित्य का लेखन इसी भाषा से हुआ है। ठीक। अभिजात या उच्च वर्ग की भाषा, जिसको सीखने का अधिकार सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को था। आम इंसान को यह अधिकार न था। इसीलिए आम इंसान ने संस्कृत भाषा को अपने अनुकूल बनाने के लिए अपने लिए एक अलग रूप में परिवर्तित कर दिया, जिससे एक नई भाषा का उदय हुआ। उस भाषा का नाम था पाली। इसको आम जन की भाषा भी कहा जाता है। ठीक है। बौद्धिक, साहित्य तथा उपदेश पाली भाषा में ही है। समय के साथ विकृतियां आती गई और पाली भाषा बदलकर प्राकृत भाषा में बनी गई। प्राकृत भाषा क्या है? जैन धर्म में किसी भी जीव की हत्या पाप है और वो प्रकृति प्रेमी थे, इसीलिए प्राकृत भाषा का उदय हुआ। जैन साहित्य या आगम साहित्य प्राकृत भाषा में है। ठीक है। अब प्राकृत भाषा समय के साथ भ्रष्ट होने के कारण अपभ्रंश में परिवर्तित हो गई, और अपभ्रंश में जब बदलाव हुआ तो अपभ्रंश बना अवहट्ट, और इसी अवहट्ट से हमारी प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी का क्या होता है? उदय होता है। ठीक है, अवहट्ट से। नौ, अपभ्रंश के कुछ भेद भी हैं, जैसे कि सौर सेनी अपभ्रंश। ठीक है। इस भाषा का विकास सूरसेन प्रदेश, यानी कि जो मथुरा महाजनपद था उत्तर प्रदेश का, वहां पर, ठीक है, वहां पर इसका विकास हुआ। यहां से नई भाषाओं का उद्गम हुआ, जैसे कि पश्चिमी हिंदी भाषाएं, जैसे पहाड़ी, राजस्थानी और गुजराती। फिर दूसरा अपभ्रंश है मागधी। मगधी अपभ्रंश, इससे बिहारी भाषा का उद्गम हुआ। फिर आता है अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। इसको याद रखिएगा, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। हिंदी का प्रारंभिक विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। स्वयंभू, स्वयंभू नाम के कवि थे, जिनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। इनका एक पौम चरित्र नाम का ग्रंथ है, जिसे राम काव्य भी कहा जाता है। तो ये याद रखिए कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। इनका एक ग्रंथ है पौम चरित्र, जिसको राम काव्य भी कहते हैं। नाउ, हिंदी भाषा को यह हिंदी नाम कैसे मिला? अब ये समझिए। देखिए, जैसे ये बॉर्डर की बात हो रही है, सिंधु नदी है। ठीक है। एक तरफ भारत है, इधर अफगानिस्तान है ऊपर की साइड में, और इस तरफ ईरान है। ठीक है। तब तो पाकिस्तान था नहीं, ईरान था इधर। तो ईरान का पुराना नाम था फारस, और पर्सिया या पर्सिया कह सकते हैं, और यहाँ की भाषा थी पहलवी भाषा। पहलवी भाषा। और जब फारस के लोग सिंधु नदी के तट पर आए, तो उन्होंने नदी का नाम सिंधु जाना, जो कि पहलव भाषा में श का उच्चारण ह से होता है, जिस वजह से फारसी लोगों ने सिंधु को हिंदू बोलना शुरू किया, और सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग हिंदुस्तानी और उनकी भाषा हिंदी। इसीलिए हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। भाषा और यूरोप की अधिकतम भाषा का जन्म, भारत और यूरोप की अधिकतम भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। इसीलिए हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ये याद रखिएगा, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है। और सबसे ज्यादा भाषा भारत में भारोपीय परिवार की ही बोली जाती हैं। जैसे कौन कौन सी? गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया। रिपीट करते हैं, भारोपीय परिवार की भाषाएं कौन सी है? गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, ओडिया। ओडिया। ठीक है। मातृ का उच्चारण मातरी होगा। ठीक है, ये री होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैंने एक मतलब नोट डाल दिया इसमें। ये री, मातरी। उच्चारण कैसे करेंगे? मातरी। ठीक है, मातृ नहीं, मातरी। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। बोलने वालों का प्रतिशत भी पता देख लीजिए। भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। सबसे ज्यादा कौन बोली जा रही है? भारोपीय, फिर द्राविड़ भाषा, फिर आस्ट्रिक, फिर चीनी तिब्बती भाषाएं। तो याद करिए, भारोपीय, द्रविड़,
ऑस्ट्रीय, चीनी और तिब्बती। ठीक, 4 भाषा परिवार है। हिंदी भारोपीय भारत व यूरोपीय के साथ भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। अब ऐसे देखिए, भारोपीय की जो एक उपशाखा बनती है, इंडो आर्यन भारतीय आर्य, उसकी उपशाखा की एक भाषा है ये। फिर से रिपीट करते हैं, हिंदी भारोपीय अर्थात भारोपीय भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी इंडो ईरानियन शाखा के इंडो आर्य उपशाखा की एक भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। ठीक है, देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, एक लाइन खींच लेते हैं, ऐसे समझते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यहाँ पे कौन सी है? प्राचीन। 500 से फिर 1000 ईस्वी तक में क्या है? हमारी मध्यकालीन है। फिर 1000 से अब तक टिल हमारी कौन सी है? मॉडर्न जो चल रही है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आर्य भाषा है। तो प्राचीन वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय भाषा में, आर्य भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आता है। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश आते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आते हैं। पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आते हैं। ठीक है, हिंदी आधुनिक में क्या आता है? हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, मतलब हिंदी के बाद जो बनी है उसकी भाषाएं, जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि, जो कि भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत कैसी भाषाएं हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं। वैदिक संस्कृत को हम लोग छंदास भी कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है? छंदास। और लौकिक संस्कृत को ही हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा कहते हैं। ठीक है, पाणिनि जो है उनके द्वारा प्रयुक्त दोनों नाम किया गया है, छंदास भी किया गया है और संस्कृत भी किया गया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली, 500 से 1 ईसा पूर्व तक चली है ये भाषा, ईसा तक, ईस्वी तक, जिसको भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? पाली। फिर प्राकृत 1 ईसा से 500 ईसा पूर्व, ईसा तो ईस्वी तक। अपभ्रंश आता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। फिर अवहट्ट आता है 900 से 1100 ईस्वी। ये संक्रमण कालीन भाषा है, अवहट्ट। ठीक है, क्योंकि संक्रमण से बनी थी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में क्या आती है? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 और आधुनिक हिंदी 1850 से अभी तक जो चल रही है। देखिए 1800, ये याद रखिए बस, 1850 से लेकर अभी तक जो चल रहा है वो आधुनिक हिंदी है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषाओं से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। याद रखिएगा, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी का विकास क्रम कैसे है? संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ये एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से 500 कर देते हैं, यहाँ से 1000 तक जो चला है ये अपभ्रंश है। इस भाषा में साहित्य का आरंभ 8वीं सदी में स्वयंभू कवि से हुआ। अपभ्रंश का इस्तेमाल किस कवि ने किया है 8वीं सदी में? स्वयंभू जी ने किया है, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं, और इन्होंने 13वीं सदी तक इसको जारी रखा। अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस ध और ञ, इसका ये जो संधि विच्छेद है ऐसे लिखा जाता है। अपभ्रंश ध प्लस ञ शब्दों का या तो शाब्दिक अर्थ है पतन। ठीक है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पतन। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है पतन। प्रमुख रचनाकार स्वयंभू, पौन चरित्र अर्थात राम काव्य। धनपाल ने लिखा है भविष्यत कहा। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य क्या है? भविष्यत कहा। धनपाल जी ने लिखा है भविष्यत कहा, यह अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। पुष्पदंत जी ने लिखा है महापुराण। जसहर जी ने लिखा है पुष्पदंत जी ने लिखा है महापुराण और जसहर चरयू। सरहपा ने लिखा है चर्यापद। चर्यापद किसने लिखा है? सरहपा ने। और कणहपा ने लिखा है दोहा कोसी। दोहा कोसी किसने लिखा है? कणहपा ने लिखा है। कणहपा ने। सब अपभ्रंश में लिखा गया है। नाउ अपभ्रंश के जो भेद है देखिए, सौर सेनी अपभ्रंश है जिसमें पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी माने कि हमारी वेस्टर्न हिंदी, वेस्ट माने कौन कौन से हमारे आते हैं?
गुजरात, राजस्थान इत्यादि। ठीक है, इसीलिए राजस्थानी और गुजराती। तो सौरसेनी से, सौरसेनी मतलब क्या है? मथुरा है। ठीक है, मथुरा महाजनपद। मथुरा कहाँ है? वेस्ट में है यूपी के। तो ऐसे ही समझ लीजिएगा। मागधी से क्या आया है? बिहारी, उड़िया बिहार साइड में, फिर बंगला भी आएगा और असमिया भी आएगा इसी से, मागधी से। ठीक। अर्धमागधी से क्या आया है? पूर्वी हिंदी आई है। ठीक। फिर खस, खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा आई है। ब्राचड़ अपभ्रंश से पंजाबी एवं सिंधी आई है। ठीक है, और ये दोनों सौरसेनी से प्रभावित हैं। ठीक। फिर महाराष्ट्री से मराठी, महाराष्ट्री से मराठी आया है। ठीक है। नाउ अवहट्ट 900 से 1100 ईस्वी तक। अवहट्ट अपभ्रंश का विकृत रूप है, चेंज फॉर्म। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कह सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच का एक संक्रमणकालीन या सांक्रांतिकालीन भाषा है। इसका प्रयोग साहित्य में 14वीं सदी तक होता रहा है। ठीक है। प्रमुख रचनाकार जिन्होंने अवहट्ट भाषा का प्रयोग किया है वो कौन कौन से हैं? अब्दुल रहमान जी ने लिखा है स्नेह रासय या संदेश रासक। दामोदर पंडित जी ने लिखा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसमें लिखा गया है? अवहट्ट भाषा में। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने वर्ण रत्नाकर लिखा है अवहट्ट में। वर्ण रत्नाकर किसमें लिखा गया है? अवहट्ट में। विद्यापति जी ने लिखा है कीर्तिलता। विद्यापति जी ने लिखा है कीर्तिलता। और रोड कवि ने लिखा है राउल वेल। राउल वेल, रोड कवि ने लिखा है राउल वेल। विद्यापति ने प्राकृत की तुलना में अवहट्ट भाषा को मधुरतर बताया है। किसने प्राकृत की तुलना में अवहट्ट भाषा को मधुरतर बताया है? विद्यापति जी ने बताया। इन्होंने क्या लिखा है? कीर्तिलता को लिखा है। किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में। प्राचीन या पुरानी हिंदी या प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी या आदिकालीन हिंदी। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है कि अपभ्रंश अवहट्ट के बाद की भाषा। ठीक है, प्राचीन हिंदी का मतलब क्या होता है? अवहट्ट, अपभ्रंश अवहट्ट के बाद की भाषा जो आती है, शुरुआती हिंदी, वो है प्राचीन हिंदी। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। यह वह काल है जब भ्रंश अवहट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था और नदी और हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे। हिंदी का अर्थ है हिंद का। हिंदी का अर्थ है हिंद का। हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है बल्कि यह भाषा समूह का नाम है। हिंदी आज जिस भाषा समूह का नाम है उसे आज के हिंदी प्रदेश क्षेत्र की 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां शामिल हैं। 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां शामिल हैं हिंदी में। ठीक है। बोलियों में ब्रज भाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। कौन कौन सी बोलियां? ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। ब्रज भाषा प्राचीन काल में ब्रज भाषा अपभ्रंश अवहट्ट से, प्राचीन हिंदी काल में ब्रज भाषा अपभ्रंश अवहट्ट से ही जीवन रस लेती है। ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित 1354 ईस्वी का है। ब्रज भाषा में क्या है? प्रद्युम्न चरित, ओल्डेस्ट एविडेंस जो है इस भाषा का या कोई टेक्स्ट, इसको इसने लिखा है सुधीर अग्रवाल जी ने लिखा है। ठीक है। कृष्ण भक्तों ने इस भाषा को गौरव किया। ठीक। फिर अवधि आता है। अवधि की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोरकहा है। ठीक है। अवधि की पहली कृति क्या है? ये बहुत देखिए पूछेगा, यूपी की बात आ रही है तो पूछेगा। मुल्ला दाऊद का ये शायद किसी पेपर में पूछा है। चंदायन ये अवधि की पहली कृति है, याद रखिएगा। या लोरकहा भी कहते हैं। लोरकहा कब लिखा गया है? 1370 की बात चल रही है। ठीक है। नाउ खड़ी बोली की बात हो रही है यहाँ पे। खड़ी बोली स्पष्टतः अपभ्रंश अवहट्ट की उत्पत्ति से है। दक्षिण प्रदेश में 14वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्य रचना में अधिक प्रयोग हुआ है। 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुगल शासकों का संरक्षण मिला तथा इसका विकास हुआ। नाउ प्रमुख रचनाकार देखिए, ब्रज भाषा की बात हो रही है पहले। अब हिंदी के मध्यकाल में मध्य देश की महान भाषा परंपरा के उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह ब्रज भाषा ने किया है। ठीक। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, अब यहां से देखिए नोट कीजिएगा, पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं? भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवियों ने उसका प्रयोग किया। अब नोट करिए यहां से, पूर्व मध्यकाल को हम लोग क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। मैच द फॉलोइंग आएगा ये। उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं हम लोग? रीतिकाल कहते हैं, या इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। फिर आता है आदिकाल जिसको कहते हैं वीर गाथा काल। फिर आता है आधुनिक काल जिसको हम लोग गद्य काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? गद्य काल। गद्य काल। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। यही है ये 4 कालखंड: भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। ठीक है। और आदिकाल को क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल कहा जाता है। फिर से देख लीजिए यहाँ पे, हिंदी कालखंड को 4 भागों में विभक्त किया गया है। आदिकाल वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्य काल को रीतिकाल या श्रृंगार काल कहते हैं, आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। गद्य काल कहते हैं। नाउ
अपने साहित्य में ब्रज भाषा का चरम विकास किया गया। इन्होंने किया, कृष्ण भक्तों ने किया। पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत संप्रदाय के सूरदास नंददास, ठीक, पुष्टि मार्ग और शुद्ध द्वैत संप्रदाय के कौन थे? सूरदास एवं नंददास। निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार, ठीक, याद रखिए, भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। एवं संप्रदाय निरपेक्ष कवियों ने ब्रज भाषा व कृष्ण भक्तों ने ब्रज भाषा के साहित्यिक विकास में अमूल्य योगदान दिया। इनमें सर्व प्रमुख स्थान सूरदास जी का है, जिन्होंने अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है, जिन्हें अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है सूरदास जी को? अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास जी को। किससे रिलेटेड है? ब्रज भाषा से, ठीक है ना। उत्तर मध्यकाल शुरू हो रहा है यहाँ से, रीतिकाल या श्रृंगार काल, ठीक है। उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल या श्रृंगार काल भी कहते हैं, में अनेक आचार्य एवं कवियों ने ब्रज भाषा में लाक्षणिक एवं रीति ग्रंथ लिखकर ब्रज भाषा के साहित्य को समृद्ध किया। रीतिबद्ध कवि कौन है? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति। और रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी रसनिधि। रीति मुक्त कवि कौन है? धनानंद, आलम ठाकुर, बोधा, द्विजवेद। नॉट इंपॉर्टेंट, आगे बढ़िए। ब्रजबुली, बंगाल में कृष्ण भक्तों कवियों द्वारा प्रचारित भाषा का नाम क्या है? ब्रजबुली। ये बंगाल की भाषा है, देखिए कहीं गलती से मथुरा उथुरा पे टिक न कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अवधि, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बैसबाड़ी अवधि में की है। किस अवधि में की है? बैसबाड़ी, यही कंफ्यूजन हो सकता है, बैसबाड़ी अवधि। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किसमें की है? बैसबाड़ी अवधि में की है। जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा है, कि यहाँ जहां अवधि को ठेठ ग्रामीण का रूप मिलता है, वहीं तुलसीदास के यहाँ अवधि का तत्समुखी रूप मिलता है, ठीक है, तत्समुखी रूप। गोहारी या गोयारी, बंगाल के में सूफियों द्वारा प्रचारित अवधि भाषा का नाम क्या है? गोहारी या गोयारी। तो याद रखिएगा, बंगाल में सूफियों के द्वारा प्रचलित जो हमारी अवधि भाषा का नाम है, उसे हम लोग कहते हैं गोहारी या गोयारी। खड़ी बोली, मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र उत्तर से बदलकर दक्कन में हो गया, मतलब साउथ में हो गया, दक्षिण में हो गया। इसी प्रकार मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप निकल गए, उत्तर हिंदी और दक्कनी हिंदी। देखिए, उत्तरी हिंदी मतलब नॉर्दर्न हिंदी और साउदर्न हिंदी। खड़ी बोली का मध्यकालीन रूप कबीर, नानक, दादू, मलूकदास, रज्जब आदि संतों के द्वारा किया गया, ठीक है। गंग की चंद छंद वर्ण की महिमा, गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा, रहीम की मदनाष्टक, आलम के सुदामा चरित और जटमल के गोरा बादल की कथा, सब खड़ी हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। खड़ी हिंदी में गंग, जैसे चंद छंद वर्णन की महिमा गंग ने लिखा है खड़ी बोली में, रहीम जी ने मदनाष्टक लिखा है खड़ी बोली में, आलम ने सुदामा चरित्र लिखा है खड़ी बोली में, जटमल ने गोरा बादल लिखा है खड़ी बोली में। आधुनिक कालीन हिंदी, 19वीं सदी तक कविता की भाषा ब्रज भाषा और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही है, ठीक है। याद रखिएगा, 19th सेंचुरी तक कविता की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी और गद्य की भाषा क्या थी? खड़ी बोली रही है। 20वीं सदी में खड़ी बोली गद्य पद्य दोनों साहित्य की भाषा बन गई। फलतः खड़ी बोली साहित्य की सर्व प्रमुख भाषा बन गई, ठीक है। अब खड़ी बोली की बात करते हैं हम लोग। भारतेंदु पूर्व युग, मतलब भारतेंदु जी से पहले, खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के दो रचनाकारों सदा सुखलाल नियाज सुखसागर और इंसा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी या उदय भान का चरित्र, ठीक है। ये देखिए, दो लोग हैं, दो रचनाकार की बात हो रही है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की बात हो रही है, भारतेंदु पूर्व युग की बात हो रही है। एक युग चला है भारतेंदु जी का। खड़ी बोली में क्या? सदा सुखलाल, जिनका पेन नेम नियाज था, उन्होंने लिखा सुख सागर, और इंसा अल्लाह खान जी ने लिखा है रानी केतकी की कहानी या उदय भान का चरित्र। ये 1800 में, ये 1799 में। तथा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की दो भाषा मुंशियों ने, जैसे जो कौन है, लल्लू लालजी, उन्होंने लिखा प्रेम सागर, और सदल मिश्र ने लिखा है नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती। सदल मिश्र जी ने लिखा है नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती के नाम से उल्लेखित किया है। इंसा अल्लाह खान के अनुसार रानी केतकी की कहानी में हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट नहीं है, हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट नहीं है। लल्लू लाल जी अपनी कृति प्रेम सागर के प्राकृतन में लिखा है, यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह नाम प्रेम सागर धरा। सदल मिश्रा जी की रचना नासी के तो पाख्यान में लिखा है,
नासिकें तो पाख्यान को जिसमें चंद्रावती की कथा कही है, देववाणी अर्थात संस्कृत में कोई समझ नहीं सकता, इसीलिए खड़ी बोली में किया गया इसको। भारतेंदु पूर्व युग में मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। इस युग में दो प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद व राजा लक्ष्मण सिंह हैं। ठीक है, भारतेंदु पूर्व युग के मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। इस युग में दो प्रसिद्ध लेखक थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद व राजा लक्ष्मण सिंह हैं। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गंवरूपन दूर कर कर उसमें उर्दू ए मुअल्ला बना दिया, उसे उर्दू ए मुअल्ला बना दिया। और राजा लक्ष्मण जी ने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया। राजा लक्ष्मण जी ने सिंह ने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया। तो इस वीडियो में भी हम लोग यहाँ तक देखेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या होता है ना, सारे युगों को देखेंगे, जैसे भारतेंदु युग, छाया युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तब तक के लिए पहले इसको आप देखिए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।